हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास के बारे में पहला लेक्चर शूट किया देखा था, जिसमें इतिहास क्या है, इतिहास में क्या क्या पढ़ना होता है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें इतिहास का पहला लेक्चर था। वो आपने देखा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें जानकारी दी गई है। आज के क्लास में हम उससे आगे बढ़ते हैं। ये इतिहास का दूसरा लेक्चर है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को शामिल किया गया है, जो कि आपके 11th 12th बीए में हिस्ट्री है उनके लिए भी, और जो कंपटीशन में इतिहास पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने इतिहास के बारे में देखा था और प्राक उसका बंटवारा लिखावट के आधार पर हमने बताया था कि जॉन ब्रूस नाम के एक लेखक थे, जॉन ब्रूस नाम के एक विद्वान थे, जिन्होंने क्या किया था। जॉन ब्रूस नाम के विद्वान ने लिखावट के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। पहला प्राक इतिहास, और दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। ठीक है, मतलब ऐतिहासिक युग। तो प्राक इतिहास में लिखा हुआ स्रोत नहीं मिला हुआ है, और जब लिखा ही नहीं मिलेगा तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसी का आज टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद आधे इतिहास में हम लोग आएंगे। देखिए, इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राक इतिहास किसे कहते हैं? प्राक का मतलब बिना लिखा हुआ चीज़। ठीक है, प्राक इतिहास का मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। जब पढ़ना लिखना जानबे नहीं करेगा तो क्या वो पढ़ लिख पाएगा? और जब लिखेगा ही नहीं तो उसको क्या आज के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। ठीक है, उस समय की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। मतलब उनके हथियार कैसे थे, वो रहते कहाँ थे, किस गुफा में रहते थे, चित्रकारी कैसे करते थे, इत्यादि चीज़ों के माध्यम से हमें उस समय की इतिहास की जानकारी मिलती है। इसलिए इतिहास का यह कालखंड प्राकैतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल भी कहलाता है। लिखित स्रोत एकदम था ही नहीं। जो भी हमें जानकारी मिली है पुरातात्विक स्रोत, यानी उस समय के अवशेष, प्राचीन वस्तुओं के कुछ टुकड़े, कुछ नमूने जहाँ तहाँ से प्राप्त हुए हैं, उन्हीं का अध्ययन करके इतिहास की जानकारी प्राप्त की गई है। ठीक है, तो इस प्राक इतिहास में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर का काल कह सकते हैं। पत्थर का काल, पाषाण काल, इसको स्टोन एज कहा गया है। स्टोन एज मतलब स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों का ये लोग हथियार के रूप में, औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। क्योंकि आपको मालूम है, प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में मानव जो थे खाना बदोश की तरह रहते थे। शिकार कर कर के अपना भोजन इकट्ठा करते थे। खाना बदोश का मतलब होता है उनके जीवन में सुबह जगना, खाना की तलाश करना, खाना मिलने के बाद खा लेना भरपेट और फिर सो जाना, फिर सुबह जगना, फिर कहीं ना कहीं भोजन की तलाश में जाना। यानी उनके जीवन में केवल खाना प्राप्त करना, जहाँ तहाँ से भोजन के लिए दर बदर भटकना, यही मेन चुनौती रहा होगा। इसीलिए इस काल के मानव को खाना बदोश मानव कहते हैं, आदि मानव कहते हैं, चूँकि शुरू शुरू में यही मनुष्य हुए थे। तो पाषाण काल समझ में आ गया। इस समय जो खाना बदोश थे वो जानवरों को मारने के लिए, पशुओं के शिकार के लिए, जानवरों के शिकार के लिए कुछ औजारों का इस्तेमाल करते थे, और ये औजार पत्थरों के बने होते थे। इसीलिए इस युग को पाषाण काल या स्टोन एज कहते हैं। लेकिन यह भी कई भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। चारों की चर्चा हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले काल में आप देखेंगे कि पाषाण काल का पहला काल में कुछ मनुष्य ज़्यादा ही प्रिमिटिव था, ज़्यादा ही कुछ प्राचीन और कुछ ज़्यादा ही पिछड़ा था। लेकिन जैसे ही पाषाण काल का दूसरा एज आता है तो उसमें मनुष्य में कुछ नई नई तकनीक का विकास हो गया है। तीसरे काल में तो और पाषाण काल और डेवलप लगता है, और चौथे के बाद से तो समझिए कि औद्योगिक क्रांति शुरू, औद्योगिकरण शुरू हो गई, और फिर आधे इतिहास में हम लोग एंटर कर जाएंगे। यानी पाषाण काल भी, शुरू में जो पाषाण काल था वो ज़्यादा पिछड़ा था, बीच का पाषाण काल थोड़ा सा उसे मतलब विकास दिखा, और उसके बाद और, तो इसी आधार पर विकास को ध्यान में रखते हुए औजारों के तकनीक को और औजारों की बनावट के आधार पर इसे भी कई भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो पाषाण काल है उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा का मतलब प्राचीन, और पाषाण माने पत्थर। पाषाण काल का सबसे पहला वाला जो
एकदम प्राचीन सबसे जो काल है उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह जो है 20 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है और 12,000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। ये एक लंबा कालखंड है। 20 लाख साल पहले आदि मानव कैसे थे? 20 लाख साल पहले के कुछ औजार मिले हैं, खाना बदोश के कुछ प्रमाण मिले हैं, इसलिए यहाँ से शुरू किया गया और ये मिलने संकेत 12,000 ईस्वी पूर्व आते आते समाप्त हो जा रहे हैं। अब उसमें कुछ परिवर्तन होकर के नए युग में प्रवेश कर गया है, तो यहाँ आ जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल में क्या क्या है। तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था केवल खाना खाना। आज हम लोगों के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां जटिलताएं हैं, ये उस समय भी जटिलताएं चुनौतियां रही होंगी, लेकिन खाना प्राप्त करने के उद्देश्य से मात्र रही, उसके अलावा कोई और जटिलताएं कुछ और उद्देश्य नहीं था, केवल खाना खाना था। पशुओं को मतलब पकड़ करके हो, धर पकड़ करके हो, शिकार करके हो, जैसे 10-20 लोग घेर करके मार देता था। वो जो भी भोजन इकट्ठा करते थे पशुओं से, जंतुओं से ही प्राप्त करते थे, चूँकि कृषि का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, खाना बदोश यानी खाना के लिए दर बदर भटकते रहते थे, इसी युग को खाना बदोश कहते हैं। इसको खाद्य संग्राहक भी कहा गया है। खाद्य संग्राहक का मतलब भोजन के लिए वो संग्रह करने के लिए जहाँ तहाँ भटकते रहते थे, इसीलिए इस काल को खाद्य संग्राहक। किस काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक थे? तो पूरा पाषाण काल में खाना बदोश की तरह जीवन यापन करते थे। वो भोजन पशुओं से 3 तरह से प्राप्त करते थे, या तो खुद से जानवर को मारकर, या स्वतः कोई जानवर मर गया है तो उसको खाकर, या किसी और जानवर के द्वारा मारा गया है तो उसे खाकर, ऐसे यानी 3 तरीक़ों से वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे, इसीलिए इसे खाना बदोश कहा गया। इस समय जो भी शिकार होता था जानवर आदि मानव के द्वारा, तो वो अपने एक बड़े बड़े औजारों से इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े पत्थर के औजार होते थे, और किसी नदी के किनारे छुपे होते थे झुरमुट में, या पेड़ पर बैठ जाते थे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के, और जैसे ही जानवर आता था उस पर गिरा दिया जाता था। तो जानवर को चोट लगती थी, वह मूर्छित हो जाता था, उसे फिर पकड़ के लोग मार कर खा लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एकदम पत्थर से जा कर के पास मारना पड़ता था। कभी कभी ये जानवर खुद आदि मानव को पर अटैक कर देता था हमला, इसलिए आदि मानव ग्रुप में रहते थे। 5, 10, 20, 25 लोगों के ग्रुप में ये लोग जहाँ तहाँ भ्रमण करते थे, ताकि हम शिकार करें, हमारा कोई शिकार न करें। ठीक है, तो उस समय जो औजार थे इनके पशुओं को मारने के लिए, जानवरों को, ये बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए औजार मिले हैं। मनुष्य जहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिनके अवशेष मिले हैं मनुष्य के, वहाँ पर ऐसे कुछ औजार भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन्हीं पत्थरों से वो जानवरों को मार करके शिकार करते थे, यानी पत्थर के बड़े औजार मिले हैं। पूरा पाषाण काल में कैसे औजार मिले हैं? तो बड़े बड़े औजार मिले। यही बड़ा औजार छोटा औजार में बदल गया, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आगे समझेंगे। उसके अलावा ये जो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य रहते थे, आदि मानव जिस गुफा में रहते थे, वहाँ पर कुछ कुछ चित्रकारी भी देखने को मिला है। तो ये उसी समय का है, उसका जो कालखंड जब पता किया गया तो पूरा पाषाण काल का आया। जैसे कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, वहीं पर भीमबेटका एक जगह है, वहाँ पर कुछ ऐसे ही चित्रकारी मिले हुए हैं, जो चित्रकारी 20 यानी 12,000 ईसा पूर्व से पहले 20 लाख ईसा पूर्व के बाद के इसी कालखंड के बीच का है, मतलब पूरा पाषाण काल का है। तो सवाल पूछेगा पूरा पाषाण काल में चित्रकारी का मतलब संकेत कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के भीमबेटका से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाषाण काल का दूसरा खंड है मध्य पाषाण काल। यह जो है देखिए, पूरा पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व में समाप्त हो रहा है, तो यहाँ से 12,000 ईसा पूर्व से ही शुरू हो रहा है, और ये 10,000 ईसा पूर्व तक चला, यानी 2000 साल तक ही ये स्टैंड किया है। 2000, फिर उसके बाद में नया मतलब विकास हो गया है, तो नया जमाना आ गया। ठीक है, इसमें मध्य पाषाण काल में क्या है? पूरा पाषाण काल से ये ज़्यादा आधुनिक है, ज़्यादा उन्नत है, ज़्यादा विकसित देखा गया है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों का जो औजार होता था, अब इन बड़े पत्थरों का उपयोग औजार के रूप में करना थोड़ा सा कठिन होता था, भारी होता था, निशाना बनाने में कभी गड़बड़ा जाता था। इसलिए आदि मानव ने क्या किया, इसमें सुधार किया। इन बड़े पत्थरों के औजारों को छोटा कर करके, ताकि हाथ में अटे और उसको ज़्यादा निशाना से, ज़्यादा त्वरित रूप से शिकार कर सके, इसलिए बड़े औजारों की जगह पर छोटे औजार
धारदार नोकदार ऐसे हथियार बनाए जाने लगे जिससे शिकार करना पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान और ज़्यादा सेफ हो जाता था। तो ये देखने को मिला है, छोटे हथियार देखने को मिला है, यानी 12,000 ईस्वी पूर्व के बाद के हथियार छोटे हथियार है जो कि मध्य पाषाण काल में आते हैं। इसे एक शब्द से डिनोट किया गया है, माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ, माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ मतलब औजार, छोटे औजार देखने को मिले हैं। कैसे औजार? पत्थरों के बने औजार। इस काल में देखिए, पूरा पाषाण काल में मनुष्य जहाँ जैसे मरता था, जैसे रह जाता था, उसका कोई अंत्येष्टि या कब्र ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि भी हुआ है, यानी जब मनुष्य मर रहे हैं, आदि मानव मर रहा है, तो उसको दफनाने की एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है। देखिए, मनुष्य डेवलप हो रहा है, इस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। तो अंत्येष्टि की शुरुआत किस काल में हुई? तो मध्य पाषाण काल में हुई। ठीक है। अब इसमें यह भी है, अंत्येष्टि का जो कुछ प्रूफ भी मिला है, जैसे कि सराय नहर और महदाहा, ये दोनों जगह यूपी में पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है। तो वहाँ से कुछ कंकाल मिले हैं जो कब्र में जो है कि डाल करके उसे दफनाया गया है। ठीक है। तो कंकालों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण कालीन कंकाल के अवशेष तो यूपी के प्रतापगढ़ से मिला है, सराय नहर और महदाहा नामक जगह पर। तो ये भी पता चलता है। देखिए, इससे थोड़ा सा डेवलप आपको दिख रहा होगा किस मायनों में? तो बड़े औजारों के जगह पर छोटे औजारों का इस्तेमाल हो रहा है। अंत्येष्टि नहीं था, इसमें अंत्येष्टि की शुरुआत हो गई, कुछ और भी विकास हुआ। अब देखिए, और भी अगला जैसे ही आता है नव पाषाण काल, तो इसमें देखिए 10,000 ईसा पूर्व यहाँ समाप्त हो रहा है मध्य पाषाण में, यहाँ 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हो रहा है और 3,000 ईसा पूर्व तक चल रहा है, यानी 7,000 साल तक यह काल चला नव पाषाण। इसे नव पाषाण इसलिए कहा गया है कि ये पाषाण काल में सबसे नया है, सबसे लास्ट में। इसे उत्तर पाषाण भी कहा गया है, उत्तर पाषाण या नव पाषाण भी कहिए, उत्तर पाषाण कहिए या नव पाषाण काल कहिए। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ कि देखिए, खेती का विकास हो गया था। खेती का विकास कब हुआ इसकी चर्चा हम करेंगे जब खाना बदोश का मतलब, जब मनुष्य जहाँ तहाँ घूमते थे, भटकते थे खाना बदोश के रूप में, तो उनका स्थायी निवास नहीं था, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, निरंतर ये अपना स्थान बदलते रहते थे। लेकिन जैसे ही कृषि का विकास हो गया तो उनका एक स्थायी आवास एक जगह रहने लगा, क्योंकि खेतों में जब फसल लगेंगे तो कुछ महीने लगेंगे उसे तैयार होने में, तो उसके इंतजार में ये मनुष्य एक जगह रहने लगे। ठीक है। तो अस्थाई, इनके जीवन में स्थायित्व आ गया और इस तरह खाद्य संग्राहक से ये खाद्य उत्पादक बन गए, खाद्य उत्पादक बन गए, खाद्य उत्पादक। तो विकास तो दिख ही रहा होगा। साथ ही पहले अस्थाई थे, अब अस्थाई से क्या हो गए? अस्थाई हो गए, अस्थाई से अस्थाई हो गए। ठीक है। तो इनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, यहाँ स्थायी आवास हो गया। इसी समय कृषि का भी विकास हुआ, पशुपालन का भी। कृषि के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले कहाँ विकास हुआ, सबसे लास्ट में कहाँ कैसे। ठीक है। पशुपालन का भी विकास हुआ। सबसे पहले कुत्ता को जो है कि पालतू बनाया गया। पशुपालन का मतलब पशुओं को पालतू बनाना अपने यूज के अनुसार। तो कुत्ता ऐसा जानवर था जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया। और कृषि में सबसे पहले गेहूँ का और जौ और गेहूं का उत्पादन सबसे पहले हुआ, ये पता चलता है। इस काल में कुछ जगह से पहिए का पता चलता है। पहिया का मतलब जैसे बैलगाड़ी में जो पहिया गोल लगा होता है, तो ये पहिया का विकास भी नव पाषाण काल में हुआ। जब कृषि का विकास हो गया तो कृषि अनाजों को ढोने के लिए पहिए का उन्होंने निर्माण कर लिया, जिस पर लगाकर धूरा से गुड़काते हुए लेके चले आते थे। तो पहिए का विकास हुआ। उन अनाजों को, उन वस्तुओं को रखने के लिए भी एक मिट्टी के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे मनका कहा गया। तो पहिया और मनका, ये दोनों चीज़ें नव पाषाण काल की है। देखिए अब मनुष्य कैसे कैसे प्रगति कर रहा है। इस समय राख के टीले भी मिले हैं। कर्नाटक के संगनकुलू नामक जगह से राख के टीले भी कुछ ऐसे मिले हैं। मतलब राख के टीले का मतलब वो खाना बनाते थे चूल्हे से, तो राख निकाल कर एक जगह रखते थे, तो वही एक टीला मिला है। तो ज़्यादा ही ये अब डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे विकास की तरफ जा रहे हैं। तो कर्नाटक के संगनकुलू नामक जगह से नव पाषाण कालीन या उत्तर पाषाण कालीन राख के टीले मिले हैं। और उसके अलावा पशुपालन करते थे कुत्ता, और भी धीरे धीरे अन्य जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। तो इसमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान में है। इन दोनों जगहों से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ऐसे पशुओं के, ऐसे जानवरों के कुछ अवशेष मिले हैं जिनको लोग पालते थे। ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं। अब इसमें एक चौथा और भी है, जैसे तीसरा तक हो गया। ये पाषाण काल 3 भाग में नहीं बटा है बल्कि 4 भाग में बटा हुआ है।
पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। एक चौथा हम अभी और जिक्र करने चल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण कालीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पाषाण काल में 4 खंड थे, जिसमें पहला था पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल। देखिए पाषाण काल तो यह भी है, पत्थर का इस्तेमाल तो इस काल में भी होता था, लेकिन इसमें पहली बार धातु का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और वो था तांबा। तांबा का सबसे पहले बार, लोहा सोना चांदी जितने भी प्रकार के धातु आज के डेट में उपयोग होती है, उनमें तांबा एक ऐसा धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। ठीक है, सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था और पाषाण काल था ही था, क्योंकि पत्थर के भी औजार बनने रहे थे, उपयोग हो रहे थे और तांबे का भी प्रयोग चालू हो गया। इसीलिए पाषाण काल खत्म हो रहा है और धातु का प्रयोग शुरू हो रहा है। एक ऐसा बीच का समय है जिसमें पत्थर और तांबा दोनों को मिला करके उपयोग किया गया। इसी काल को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ये 2000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 1500 ईसा पूर्व तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस काल में इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि तांबे की खोज हुई और सबसे पहली बार खोज हुई। इसके पहले कभी तांबे का इस्तेमाल नहीं होता था और तांबे के तरह तरह की वस्तुओं को बनाया जाने लगा। यही तांबे का प्रयोग ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिकरण नहीं, बल्कि सिंधु सभ्यता के दौर में। सिंधु सभ्यता जब अब आदि इतिहास पढ़ेंगे प्राक इतिहास के बाद जस्ट, तो आदि इतिहास में हमको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता था और उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में बेचा जाता था, जिनमें तांबे का भी वस्तु बनाई जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबे का प्रयोग किया जाने लगा वस्तु, हो सकता है ताम्र पाषाण काल में जो तांबे का खोज हो गया था, इसी खोज का परिणति थी कि सिंधु सभ्यता में तांबे का अधिकाधिक वस्तुओं का इस्तेमाल और प्रयोग होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं पाषाण काल के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं कृषि के बारे में। देखिए कृषि किसे कहते हैं, अभी तो भूगोल में पढ़िए कृषि किसे कहते हैं। वह प्राथमिक क्रिया है जिसमें खेतों में बीज डाल करके अनाज उत्पादन करने की समझ लंबी चौड़ी है, उसको छोड़िए। यहाँ इतिहास के नज़र से हम देखेंगे कृषि का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ। तो देखिए कृषि को लेकर के 2 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आज से यानी 9000 साल पहले, लगभग 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व का मतलब हुआ आज से 9000 साल पहले, है ना। बलूचिस्तान एक जगह है, ये तो पहले भारत का ही अंग था, अभी पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। यहीं पर मेहरगढ़ एक जगह है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में 2 पहाड़ी है, एक सुलेमान, छोटे छोटे पहाड़ी है, सुलेमान और कीर्थर। सुलेमान व कीर्थर की पहाड़ी, कीर्थर की पहाड़ी। इसी कीर्थर की पहाड़ी के बीच, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी के बीच खेती का विकास हुआ था। सबसे पहले खेती का विकास, कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, आज से 9000 साल पहले किसका विकास हुआ था, तो जौ और गेहूं का। सबसे पहला कृषि उत्पाद क्या था, तो जौ था और उसके बाद गेहूं का भी प्रयोग होने लगा, गेहूं का भी उत्पादन होने लगा। तो जौ गेहूं, उसके बाद धीरे धीरे अन्य भी फसल आए, लेकिन सबसे पहला पूछेगा उसके बाद गेहूं पूछ सकता है। लेकिन ये बहुत दिनों तक यही था कि हाँ से 9000 साल पहले कृषि का विकास हुआ। लेकिन हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने और इतिहासकारों ने यह पता लगाया है कि कृषि का विकास आज से 9000 साल पहले नहीं, बल्कि आज से 11000 साल पहले हुआ था। यानी इससे भी 2000 साल पहले चले जाइए तो 9000 ईसा पूर्व में, 9000 ईसा पूर्व का मतलब हुआ आज से 11000 साल पहले। कहाँ हुआ, तो ये एक लेहुरा देव जगह है, लेहुरा दे जगह है। कहाँ है, तो यूपी में है। यूपी में एक जगह है लेहुरा दे, वहीं पर इसका विकास सबसे पहले हुआ था। लेहुरा दे यूपी में है, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले चावल का खेती का पता चला है, मतलब पुरातात्विक स्रोतों से ये पता चला है कि आज से 11000 साल पहले इस जगह पर, यूपी के यहाँ पर चावल का प्रमाण मिला है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए
तो 7000 ईसा पूर्व 9000 ईसा पूर्व, यानी 2000 साल पहले, इससे भी पहले चावल का विकास हो चुका था, मतलब चावल की खेती होनी शुरू हो चुकी थी, और वो भी भारत के यूपी में। ठीक है। और तो अगर ऑप्शन में रहे कि इतिहास में सबसे पहले खेती का विकास कहाँ हुआ, तो मेहरगढ़ ही मानेंगे, क्योंकि यह सबसे सटीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में जब लेहुरा देह नामक जगह भी दे देगा, तो चूंकि मेहरगढ़ से भी पुराना ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लेहुरा देह होगा, मेहरगढ़ इससे बाद में होगा। लेकिन जब लेहुरा देह नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ ही नंबर 1 स्थान होगा। ये हो गया। पशुपालन के बारे में हम बता ही दिए हैं। पशुपालन यानी राजस्थान के बागौर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, वहाँ से पशुपालन के अवशेष मिले हैं पशुओं को पालने के, जिसमें सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। तो इस तरह ये जो प्रागैतिहासिक काल था, इसमें कौन कौन कालखंड कब से कब तक रहा है, ये सब की चर्चा हमने की। कितने कालखंड हैं, किसमें किसकी क्या विशेषता है, कौन सी चीज़ें कब मिली है, ये सारी चीज़ों को बहुत ही क्रमवार तरीके से जितना अच्छा से हो सकता है हमने सजा कर दिखाने की प्रयास किया, बताने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक दें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके विचार जानकर। लेकिन आपसे चलते चलते यह हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी लोग व्यूअर हमारे हैं इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और पुराने भी हैं चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम आदि इतिहास के साथ। प्रागैतिहासिक सभ्यता पूरी तरह से प्रागैतिहासिक काल के बारे में हो गया, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद छात्रों।